क्या आप अकबर के चित्तौड़गढ़ के नरसंहार के इतिहास से परिचित हैं? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। जब अकबर सम्राट हेमू को कत्ल कर उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना करने का प्रयास करता है, तो उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है राजपूताना पर विजय प्राप्त करने के लिए वह अपनी फौज का खौफ दिखाकर राजपूत राजाओं को वैवाहिक संबंधों का प्रस्ताव देता है, जिसको सर्वप्रथम स्वीकृति मिलती है आमेर के राजा भारमल से। जब मुगल द्वारा बंदी बनाए गए आमेर के राजकुमारों को स्वतंत्र करने के बदले राजा भारमल को अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करना पड़ता है। ऐसा ही विवाह प्रस्ताव मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह को भेजा जाता है, परंतु वे इस मुगलिया फरमान को ठुकरा देते हैं, जिसके पश्चात आरंभ होता है अकबर के चित्तौड़गढ़ का सैन्य अभियान। अकबर की फौज की कूच की सूचना महाराणा उदय सिंह को प्राप्त होती है। उनके राज्य से निष्कासित पुत्र कुंवर शक्ति सिंह द्वारा, जो महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ से निष्कासित किए जाने पर अकबर के दरबार में चले गए थे, परंतु अकबर के मेवाड़ पर आक्रमण के निर्णय से जो आपत्ति मेवाड़ पर आने वाली थी, उसकी सूचना देने चित्तौड़गढ़ आए थे। जब महाराणा को यह सूचना मिली कि अकबर 80,000 की फौज के साथ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए कूच कर रहा है, तो उन्होंने युद्ध परिषद को बुलाया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मुगलों से होने वाले इस युद्ध में मेवाड़ के शीर्ष नेतृत्व को हानि न हो। इसलिए महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप युद्ध की समाप्ति तक मेवाड़ की पहाड़ियों में निवास करेंगे एवं मेवाड़ की 8,000 की सेना जयमल राठौड़ एवं पत्ता चूंडावत के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 40,000 निवासियों की रक्षा करेगी। 15 अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर घेराव डाल दिया। सर्वप्रथम उसने अपनी तोपों से दुर्ग की दीवारों को भेदने का प्रयास किया, परंतु जब तोपों से बात नहीं बनी तो उसने दुर्ग तक जाने के लिए सुरंगें खुदवाईं। परंतु जैसे ही मुगल सैनिक सुरंग खोदने के लिए दुर्ग के निकट आते, दुर्ग के प्रहरी उन्हें अपने तीरों व बंदूकों का निशाना बना लेते। इसी समय अकबर को पता चला कि महाराणा तो दुर्ग में है ही नहीं एवं वे तो उदयपुर व कुंभलगढ़ की ओर पलायन कर चुके हैं। तो अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में महाराणा उदय सिंह को बंदी बनाने के लिए अपना लश्कर भेजा, परंतु वह महाराणा को ढूंढने में असफल रहा, जिसके पश्चात आसफ खां को महाराणा की खोज में भेजा गया, परंतु वह भी विफल रहा। महाराणा की खोज के साथ ही अकबर ने चित्तौड़ के निकटवर्ती क्षेत्रों में लूटपाट करने के लिए अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजीं, जहां एक ओर अकबर के द्वारा सुरंगें खुदवाने, दुर्ग पर तोपों के गोलों की बरसात करने व चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों की लूटपाट करने का कार्य निरंतर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर राजपूतों ने अकबर से शांति समझौता करने का एक अंतिम प्रयास किया। ठाकुर सांडा और ईश्वरदास चौहान शांति प्रस्ताव लेकर अकबर के दरबार में गए और उन्होंने अकबर से कहा कि यदि आप चित्तौड़गढ़ से घेराव हटा लें तो हम आपकी महानता स्वीकार करने को तत्पर हैं, और वे अकबर के लिए भेंट भी लाए हैं। परंतु अकबर ने कहा कि वह बादशाह है और वह नजराना केवल राजाओं से स्वीकार करता है, इसलिए अपने महाराणा उदय सिंह से कहो कि वह स्वयं आकर मेरी बादशाहत कबूल करें, वरना घेराव नहीं हटेगा। तब ठाकुर सांडा ने उत्तर दिया कि हमारे महाराणा कभी तुम्हारी बादशाहत स्वीकार नहीं करेंगे। यह कहकर ठाकुर एवं ईश्वरदास चौहान अकबर को पीठ दिखाकर वापस चल दिए। तभी आमेर के भगवान दास ने ईश्वरदास चौहान को रोकते हुए कहा कि तुमने बादशाह के दरबार में मुजरा नहीं किया, जिसका तल्ख स्वर में उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इसके समक्ष युद्ध भूमि में मुजरा करूंगा, क्योंकि यह मेरा बादशाह नहीं है। जब कूटनीतिक विकल्प समाप्त हो गए तो अब घमासान युद्ध पुनः आरंभ हुआ। अकबर ने 2 बड़ी बारूदी सुरंगें खुदवाईं, जिसमें हजारों किलो बारूद भरकर वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के दरवाजों में विस्फोट कर वो दुर्ग में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ रहा था। बारूदी सुरंग, जिन्हें साबात कहा जाता था, जब उनका निर्माण पूरा हुआ तो अकबर के आदेश पर उनमें एक साथ आग लगाई गई और पहली सुरंग में इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की प्राचीर के परखच्चे उड़ गए, बुर्जें धराशायी हो गई। विस्फोट इतना भीषण था कि इसकी ध्वनि 50 कोस तक सुनाई पड़ी और दुर्ग की प्राचीर व बुर्ज का मलबा इतनी दूर तक जाकर गिरा कि निकटवर्ती घाटियों के निवासी भी इस मलबे के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए।
जब एक सुरंग में विस्फोट हुआ परंतु दूसरी सुरंग में विस्फोट नहीं हुआ, तो मुगल जांच पड़ताल करने दूसरी सुरंग में पहुंचे, परंतु अकस्मात ही सुरंग में भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें 200 मुगल सैनिकों के चीथड़े उड़ गए, जिनमें 20 ऐसे भी लोग थे जिन्हें अकबर निजी रूप से जानता था। परंतु इन विस्फोटों के पश्चात भी अकबर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि राजपूतों ने दुर्ग को हुई हानि की अतिशीघ्र ही मरम्मत कर ली, अथवा जहां मरम्मत संभव नहीं थी वहां आग लगा दी, जिससे अकबर की फौज प्रवेश न कर पाए। और दिसंबर में हुए इन विस्फोटों से लेकर 22 फरवरी 1568 की रात को निरंतर मिली असफलताओं के पश्चात वह क्षण आया जिसने युद्ध का दिशा ही बदल दी। यह क्षण था जब रात्रि को मचान से अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निरीक्षण कर रहा था और अकबर ने देखा कि एक राजपूत योद्धा जो सेनापति प्रतीत हो रहा था वह दुर्ग की एक दीवार पर हो रही मरम्मत का निरीक्षण कर रहा था। अकबर ने यह मौका न गंवाते हुए अपनी संग्राम नामक बंदूक उठाई और उस राजपूत सेनापति की ओर निशाना लगाते हुए बंदूक की गोली दाग दी, जो गोली राजपूत सेनापति के कूल्हे में जाकर लगी। अकबर के निकट खड़े आमेर के राजा भगवंत दास ने कहा कि मुझे लगता है कि उसे गोली लग चुकी है। खाने जहां ने कहा, यदि वह व्यक्ति दोबारा दिखाई न दे तो यह मान लेना चाहिए कि गोली सही निशाने पर लगी है। वह राजपूत सेनापति दोबारा दिखाई नहीं दिए। वह राजपूत सेनापति कोई और नहीं, जयमल राठौड़ थे। जब सेनापति जयमल राठौड़ घायल हुए तो राजपूत ने अंतिम रण करने का निर्णय लिया और कुछ ही समय के पश्चात अकबर को दुर्ग के अलग अलग क्षेत्रों से अग्नि की लपटें दिखाई दी। राजा भगवंत दास ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ है, अब शीघ्र ही राजपूतों द्वारा युद्ध का बिगुल बजने वाला है। अगले दिन ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार खुले और राजपूत केसारियां बाना पहनकर रणभूमि में आ डटे और युद्ध भूमि हर हर महादेव और जय एकलिंग जी की जैसे नारों से गूंज उठी। राजपूत सेना ने अत्यंत ही वीरता से युद्ध किया। अबुल फजल ने स्वयं लिखा है कि यह युद्ध ऐसा था जिसे न पूर्व में कभी देखा गया न ही सुना गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके 1000वां अंश का वर्णन करने में भी वह असमर्थ था। इस युद्ध में कल्ला राठौड़ ने अपने भाई जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया, जिन्होंने सैकड़ों म्लेच्छों का रक्तपान कर अकबर के हाथों वीरगति प्राप्त की। ठाकुर सांडा ने मुगल सेना से लोहा लेते हुए गंभीरी नदी के निकट अपने प्राण त्यागे। दोपहर को अकबर ने अपने 300 जंगी हाथियों के महावतों को दुर्ग में प्रवेश करने का हुक्म दिया। अकबर के हुक्म से जंगी हाथी धरती और शत्रुओं को रौंदते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि ईश्वरदास चौहान मधुकर नामक जंगी हाथी की सूंड पर प्रहार कर और तत्पश्चात हाथी का कान पकड़कर महावत तक पहुंच गए और उससे कहा कि अकबर को कहना कि मेरा मुजरा स्वीकार करें, और यह कहकर वह नीचे कूदे, जिसके पश्चात वह हाथी के पांव तले कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु मधुकर हाथी भी ईश्वरदास चौहान द्वारा दिए गए घावों के कारण शीघ्र ही धाराशायी हो गया। ऐसे ही मुगलों के जंगिया नामक हाथी, जिसने 45 राजपूत सैनिकों को रौंदा था, राजपूतों ने उसे भी मार डाला। अबुल फजल ने लिखा है कि युद्ध भूमि में हाथियों की कटती हुई सुंडों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान से सांपों की बारिश हो रही हो। राजपूत मधुमक्खियों की तरह हाथियों पर झपट रहे थे। यदि एक राजपूत गिर जाता तो उसकी जगह अनेकों राजपूत जंगी हाथियों पर प्रहार करने लगते। जब अकबर अपने अनेकों हाथियों की मृत्यु के पश्चात भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हुआ, तो पत्ता चूंडावत के नेतृत्व में अकबर की फौज पर अंतिम प्रहार हुआ, जिसमें मुगलों से गोविंद श्याम मंदिर की रक्षा करते हुए पत्ता घायल हुए, जब उन्हें एक जंगी हाथी ने उठाकर हवा में उछाल दिया और वह दूर जा गिरे। परंतु जब उन्हें हाथी के द्वारा अकबर के समक्ष लाया गया तब भी उनमें प्राण शेष थे और अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामद्वार पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान अकबर को एक राजपूत युवक ने मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। अकबर ने उससे द्वंद्व युद्ध किया, परंतु अंततः उस युवक से बलिष्ठ होने के कारण अकबर ने उस युवक को पराजित किया और उससे उसका नाम पूछा, परंतु उसने अपना नाम नहीं बताया और फिर अकबर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़गढ़ के योद्धाओं से युद्ध करने के पश्चात
अब अकबर चित्तौड़गढ़ के प्रत्येक काफिरों को इस जिहाद में नेस्तनाबूद कर गाजी बनना चाहता था। अकबर ने न केवल 8,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, बल्कि चित्तौड़गढ़ की 30,000 प्रजा को जिहाद के नाम पर कत्ल करने का फरमान जारी किया था। मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि अकबर को 74.5 मन अथवा 3,000 किलो रक्त रंजित जनेऊ प्राप्त हुए, जिसे वो आगरा ले गया। अकबर के हिंदू दरबारी राजा भगवंत दास एवं राजा टोडरमल ने अकबर को रोकने का प्रयास भी किया, परंतु विफल रहे। अकबर अब शांति के बोल नहीं सुनना चाहता था, बल्कि जंग की प्यास को बुझाना चाहता था। उसने कत्लेआम किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, भारी मात्रा में लूटपाट की और 9 मार्च 1568 को गाजी के तौर पर जिहाद का फतहनामा जारी किया और अपने फतह के पश्चात नंगे पांव मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। चित्तौड़गढ़ के इस नरसंहार का अकबर को राजनीतिक लाभ मिला। राजपूताना के अनेकों राजपूत राज्यों ने अकबर के साथ राजनीतिक संबंध स्वीकार कर लिए। मेवाड़ के सामंत बूंदी के सुरजन हाड़ा ने भी अकबर के साथ सशर्त संधि कर ली, परंतु मेवाड़ कभी नहीं झुका। इतनी विषम त्रासदी के पश्चात भी मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अकबर से युद्ध जारी रहा।